तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.8 मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। तो देखो ये मैं तुमको दोबारा से बता रहा हूँ ये चीज़ कि देखो हम जो है सो चैप्टर्स को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं बहुत इजी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, ठीक है, छोटा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले से क्या होता है ना कि अगर बड़ा वीडियो का टाइटल आप देख ले तो दिमाग में अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अरे यार बहुत बड़ा है कैसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी वजह से मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स या एक एक टॉपिक्स करके पढ़ाना मैंने शुरू किया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास 11th में आए हैं तो आप जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस पे। देखो झमेला तो है यार, मानते हैं बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ में आता है कि साइंस ऑप्शन में क्या है ना कि लेते टाइम तो हम ऑप्ट कर लेते हैं साइंस ले लिए, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा ऐसा नया चीज़ सामने में आता है और ऐसा ऐसा कंसेप्ट आता है जो कि एकदम दिमाग के मतलब उड़ करके चला जाता है कभी कभी तो। और उसको समझने के लिए 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, एक टीचर हैं यूट्यूब पे, वो आकर के ऐसे बोलते हैं जैसे, हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब, बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने क्लास 11th में साइंस लिया है। अरे इस चीज़ का कॉन्ग्रेचुलेशन? अरे भैया ये बताओ कि कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपने साइंस ले लिया है तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो तो मोल कंसेप्ट, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई मोल कंसेप्ट इज नीडेड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट को लाया क्यों गया, फिर बाद में हम जानेंगे कि एक मोल क्या होता है। तो देखो, जब इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो इसके वीडियो नंबर 1 में जब हम मैटर को पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि देखो मैटर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है इतना छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हो सकता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता हो। जैसे में कि मान लो आपके पास दिमाग है ना, है ना, मानते हो कि है ना? ठीक है, दिखाई देता है क्या? नहीं देता दिखाई, तो दिखाई नहीं देता लेकिन है कि नहीं है? उसी तरीके से एटम्स को आप देख नहीं सकते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजें इतनी छोटी होती हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं। मान लो इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, एकदम छोटा सा टुकड़ा, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होंगे ना कि आप इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसकी वजह से इन सारे समस्याओं से छोटा क्वांटिटी, छोटा नंबर और उनकी क्वांटिटी ज्यादा, तो इसकी वजह से ये बड़े नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मोल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मोल आया कहां से? तो देखो हम बताए थे इसके टॉपिक पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या होता है कि मास, जब एटॉमिक मास जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम देखे थे कि एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है आज के जमाने में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से किया जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करके हम एग्जैक्टली किसी भी एलिमेंट के एटम का मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें भी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड किसको लिया था, कार्बन 12, कार्बन का एक आइसोटोप है 12C, उसको हमने लिया था। तो यहां पे भी देखो हम वही स्टैंडर्ड को लेते हैं। तो एक मोल हम डिफाइन करते हैं जितना पार्टिकल्स 12 ग्राम कार्बन में, किस कार्बन में, C12 कार्बन में। आप ऐसे समझिए कि जितना नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, जो भी चीज मौजूद है, कितना, 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में, इसमें जो भी मौजूद है दैट इज कॉल्ड 1 मोल। तो ये एक्चुअली में डाटा आता है हमारा कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप फिर से समझिए कि मोल क्या होता है। मोल होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये एक्चुअली डाटा आता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब जानते हैं कि मोल होता क्या है। देखो मोल कुछ नहीं, एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसी तरीके से मोल भी एक नंबर है। ठीक है, जैसे कैसे, देखो एक डजन, एक दर्जन बोलते हैं ना, एक डजन कितना होता है, उसमें 12 आइटम्स होते हैं। उसी तरीके से जो एक स्कोर होता है, एक स्कोर में कितने आइटम्स होते हैं, 20 आइटम्स होते हैं। उसी तरीके से एक ग्रॉस होता है, एक ग्रॉस में कितने आइटम्स होते हैं, 144 आइटम्स होते हैं। अब जो लोग पढ़े हो स्कूल में उनको तो पता है ये तीनों चीज के बारे में, जो लोग नहीं पढ़े हो बस जीव निकाल करके ही कर दो, फिर क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, एक डजन, एक स्कोर, ये सारा वैल्यूज डाटा वहाँ पे दिया हुआ होता है, 7-8 क्लास में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग 7-8 क्लास में थोड़ा बहुत भी याद है उनको पता होगा। तो उसी तरीके से जो एक मोल होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अभी देखो इस नंबर को हम इतना कितना बढ़ा, 10⁻23,
तो सोचो कि कितना लंबा ये डिजिट जाएगा, ऐसे लेंथ में लिखेंगे ना पूरा। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किस चीज से जानते हो? Na से। ऐसा लिखते हैं n और यहां पे a, इसको कहते हैं हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है, 1 मोल, ठीक है, ये कहते हैं। तो देखो 1 मोल बस एक नंबर होता है। अगर हम कहते हैं कि 1 मोल बुक्स, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर हम कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी तरीके से हम कहते हैं 1 मोल आयंस, तो हम कितना कहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो बस ये एक नंबर है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन याद रखना, कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितना पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वही एक्चुअली में होता है 1 मोल। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है ना ब्लैक पोर्शन में, उसको अंडरलाइन करके रट लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो मोल कंसेप्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि फाउंडेशन से लेकर कंपटीशन तक ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि क्या है कि इसके पहले जो था 1.7 तक बहुत इजी, बस थ्योरी पोर्शन था, आपको पढ़ना है, एक बार भी पढ़ लोगे, एक बार भी वीडियो देख लिए, बात खत्म, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अब इसके बाद से ना पूरा टोटल नया कंसेप्ट शुरू होता है, और ऐसा चीज शुरू होता है यहां से कि मतलब अब फाउंडेशन हो चाहे कंपटीशन हो चाहे एडवांस मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यहीं से सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा बेसिकली, इसके बाद वाले जो पोर्शंस हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मोल होता क्या है। अगर मोल को आप समझेंगे नहीं तो इससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये रहा एक मोल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इसी का एक छोटा सा सब टॉपिक है मोलर मास। तो मोलर मास कुछ नहीं होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स। किसी भी चीज का किसी भी चीज का मोलर मास, उसको उसके मास को बस अगर हम ग्राम्स में लिख देते हैं तो बस वो उसका मोलर मास होता है। जैसे मोलर मास ऑफ पानी, वाटर, H2, ये होता है 18.02 ग्राम्स पर मोल। देखो ये बिल्कुल देख करके एकदम नहीं डरना है ना, आपके बुक में दिया हुआ रहता है इतना लंबा लंबा नंबर्स, ऐसा डेसिमल के बाद भी 5-6 डिजिट तक दिया रहता है, तो नहीं टेंशन नहीं लेना है, उतना कभी भी कैलकुलेशंस में यूज नहीं करेंगे हम लोग। एग्जैक्ट डाटा देखो 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेते हैं, तो यहां देख लो 4 ले लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे देखो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिया है, ठीक है। तो ऐसे डरना घबराना नहीं है कि ये कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल है, इतना लंबा लंबा नंबर्स याद कैसे करेंगे, नहीं। जैसे यहां पे देखो आपके बुक में दिया हुआ है, इसके बाद भी और 3-4 डिजिट दिए हुए हैं, मतलब 6.022151268 ऐसा दिया हुआ है। तो हमें बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहां तक लेना है हमको, और इतना ही पढ़ेंगे। तो देखो हर जगह दोबारा से अगर तुम रिकॉल करोगे तो हम लोग जो साइंटिफिक नोटेशन पढ़े थे n इंटू 10⁻n, इसी के फॉर्म में ये नंबर को लिखा गया, तो भूलिएगा मत। 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट इसे कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n, कैपिटल N और नीचे में a से, बस। और मोलर मास क्या होता है? बस किसी भी सब्सटेंस का वेट को अगर हम ग्राम्स में लिख देते हैं दैट इज मोलर मास, बस, ठीक है। तो अब आइए इसी वीडियो में हम कवर करते हैं टॉपिक नंबर 1.9। तो अब हमारा अगला टॉपिक है 1.9 परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन माहौल अब यहां से गर्म होना शुरू हो रहा है। उसी तरीके से माहौल हमारा यहां से गर्म हो रहा है जिस तरीके से भी झारखंड की राजनीति का माहौल गर्म है। तो झारखंड की राजनीति में एक अजीब सा करवट आया है। अभी क्या है कि हेमंत सरकार ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा, जो नया विधानसभा रांची में बनाया ना, उसमें एक रूम अलॉट कर दिया है। ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है, चूंकि क्या है ना, मुसलमान लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं भाई, तो कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन पहले देखो, पिछले साल ट्रेंड चल रहा था कि वो रोड पे ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो ठीक है, ऐसा वैसा इधर उधर ना पढ़ने लग जाए जबरदस्ती, तो इसकी वजह से एक रूम अलॉट कर दिया उनको, तो अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है, यह बताता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब यहां पे सारे जाति धर्म के लोग बराबर हैं, सबका बराबर का अधिकार है। तो उसी के हक में क्या हो रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया अगर आपने नमाज के लिए एक रूम अलॉट किया है तो आप हमारे पूजा पाठ करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी एक रूम अलॉट कीजिए।
सही बात है, जेन्युइन है। लेकिन तुम देखो ज्यादातर देश में जो है ना हिंदू मुसलमान ही होते रहता है। यहां पे कोई क्रिश्चियन नहीं आया अभी तक, यहां पे कोई पारसी नहीं आया, कोई जैन नहीं आया, कोई बौद्ध नहीं आया कि हम लोग को भी एक अलग अलग रूम चाहिए। तो पता नहीं क्या मसला है। मैं चाहता हूं भाई कि आप ये सारी चीजें देखो समझो। क्या है ना कि बड़े बड़े मसलों पे, ये सारी मसलों पे लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन स्टूडेंट से इस मसले पे या स्टूडेंट को इस मसले पे समझाने वाला जनरली कोई होता नहीं है। स्टूडेंट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है जल्दी। अगर सोचता तो सोचो कि आज इंडिया कहां से कहां होता। तो वो अच्छा कर रहे हैं, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको पूजा पाठ करने के लिए एक रूम चाहिए, तो होना डेफिनेटली चाहिए। ये बताओ, तो ये तो असमानता हो गया ना। ये आप सेकुलरिटी से हटा रहे हैं इंडिया को, कि अगर आप जो है सो एक एक की तरफ ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि आपका जो छोटा बेटा है, छोटे बेटे पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो बड़ा बेटा जो करता धरता है, एक्चुअल में जो हकदार है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये तो भैया गलत बात है। हेमंत दादा, आपको जो है सो फैसला लेना पड़ेगा। उसी तरीके से देखो हमारा भी यहां माहौल गर्म हो चुका है। परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको मेन समझना है, पूछ सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्यों जरूरी है, या परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं। लेट्स से वी हैव अ कंपाउंड ऑफ वाटर, मैंने वाटर का ही एग्जांपल लिया है। तो उस पानी के जो मॉलिक्यूल, वो पानी का जो कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। देखो हम तो जानते हैं कि 2:1 के रेशियो में वो कंबाइन होते हैं ना, तो एक्चुअली में कितना उसमें मास जो है सो, कितना उसका परसेंटेज पानी हाइड्रोजन का होता है, कितना उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन का होता है, ये चीज हम जानेंगे इस टॉपिक में, या फिर मास कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन में। तो किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। उस कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड में हम परसेंटेज कंपोजिशन जिस एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। तो मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम। तो मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं पानी की मॉलिक्यूल का, पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो पानी का मोलर मास क्या होता है? देखो, मास ऑफ दिस कंपाउंड, दिस सब्सटेंस इन ग्राम्स इज 18.02। आमतौर पर हम यहां पे सिर्फ 18 ही लेते हैं, और 18 ही लेंगे भी, बट एक्चुअली अगर बुक में इतना क्लियरली दिया हुआ है तो हमको इस्तकाना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्या है, 18.02 ग्राम्स, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हमको किस किस चीज का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। तो इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में देखो दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, और इसमें हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए पहले हमको हाइड्रोजन का कितना मास है उस कंपाउंड में, ये हमको पता करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कि अगर मैं बोला मोलर मास पानी का है 18.02, तो ये कैसे आया। तो देखो एक्चुअली में क्या है कि ये H2O है ना, तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना एटम्स है यहाँ पे? 2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 1.008, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन का यहाँ पे? तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक सिर्फ मैंने हाइड्रोजन को किया। उसी तरीके से यहाँ इस कंपाउंड में और एक और एलिमेंट है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मैं बात कर रहा हूं एवरेज एटॉमिक मास की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितना टू एटम्स ऑक्सीजन का? यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये चीज जानते हैं कि वहां पे एक एटम होता है, तो 16 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये देखो एक्चुअली कितना आता है? 18.02। तो ये हुआ हमारा इसका ग्राम, मोलर मास हुआ वाटर का। अब हाइड्रोजन का उसी तरह से मास, हाइड्रोजन कितना ग्राम में मौजूद है इस पानी के मॉलिक्यूल में? तो देखो 2 ठो एटम है, 2 ठो एटम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एटॉमिक मास से। किसका? हाइड्रोजन का। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया किससे? मोलर मास से। देख लो, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारा आंसर आता है 11.08%। उसके बाद देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज उसी तरीके से देखो, पानी में कितना ठो एटम्स है ऑक्सीजन का? एक। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 पॉइंट कुछ है।
ठीक है, तो ये देखो 16 इंटू 1 हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज 16, इसको डिवाइड कर दिया जो भी मोलर मास है वाटर का उससे, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, तो हमारा आ रहा है 88.79%। तो इस तरीके से भी किसी भी कंपाउंड का में जितना भी एलिमेंट्स मौजूद होता है हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, पता लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी का एक छोटा सा सब टॉपिक है, छोटा सा, इसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमको इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, इसके पहले हमको यह जानना जरूरी है कि इंपेरिकल फॉर्मूला आखिर में होता क्या है। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला समझ लो बस ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है और कुछ नहीं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब कि जैसे में हम लिखते हैं ना, जैसे एक तुम याद होगा, तुम जैसे शुगर का एग्जांपल लेते हैं, देखो C6H12O6, ठीक है, तो ये 612 एक्चुअली में ये चीजें हमें फाइंड करना है। ये देखो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैसे है, 1:2:1 इस रेशियो में है ये। ठीक है, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, देखो इस जगह पे मैं कहना चाह रहा हूं C6H12O6। ठीक है, तो ये एक देखो, ये जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम है, अगेन ऑक्सीजन का 6 एटम है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है एक्चुअली तुम देखोगे कि एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैसे 1:2:1। सो ये जो होता है ना एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किसी भी कंपाउंड में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको भी हमको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। तो जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है उसी को बस हम स्टैंडर्ड लेकर के चलेंगे ना, तो बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी और सारे चीज हम डिटेल में जानेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा कंपाउंड है, आपको उसका फॉर्मूला डिफाइन करना है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल करके उस कंपाउंड का फॉर्मूला और मोलर मास वगैरह कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर उस कंपाउंड में मैं क्वेश्चन कर रहा है कि इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% of carbon and 71.6% of chlorine and molar mass of the compound is 98.96 gram, then calculate its empirical formula। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो मेन मुद्दा है वह है कि हमको नंबर ऑफ मोल्स पता करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी वेट हमारा दिया हुआ है उसको पहले हम ग्राम्स में मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमको जो हाइड्रोजन का परसेंटेज यहां दिया हुआ है ये कितना है, 4.07% है, तो हम इसको लिखेंगे 4.07 ग्राम्स। याद रखना जब भी परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा हम इसको क्या करेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो होगा इसको भी हम लेंगे ग्राम्स में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर से मैं दोहराता हूं कि जो भी यहां पे कंपाउंड एलिमेंट्स परसेंटेज में दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम किस चीज में, ग्राम्स में लिखेंगे उसके वेट को। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का। जैसे मान लो कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन का जो परसेंट दिया हुआ उसको हमने ग्राम में लिखा और इसको डिवाइड कर दिया किससे, एटॉमिक मास हाइड्रोजन से, तो हमको मिलता है ये 4.04। अगेन रिपीट करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स यहां पे दिए हुए हैं ना सबका हम इस तरीके से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरा है मोल्स ऑफ कार्बन। मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंट के फॉर्म में परसेंटेज कार्बन यहां पे दिया हुआ है उसको हम किस में लिखेंगे, ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे, और जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको कितना मिल रहा है, 2.021। ठीक है, उसी तरीके से हम दोबारा रिपीट करेंगे इसको तिबारा, किसका, क्लोरीन का मोल्स निकालेंगे। तो क्लोरीन का मोल्स फिर वही प्रोसेस, जो भी क्लोरीन परसेंटेज में दिया हुआ है हम उसको ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको इसका मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। यहां तक तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, देखो यहां पे कंफ्यूजन होता है।
मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ये मतलब 3-4 महीने तो समझ में नहीं आया था। इसीलिए देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाला बात यहाँ पे अब ये है कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुमको नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्या होल नंबर्स हैं? नहीं है होल नंबर्स, ठीक है ना, ये होल नंबर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो नियरेस्ट होल नंबर में हम इनको राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको अगर मैं नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करूं तो ये हो रहा है 4, इसको नियरेस्ट 2, इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करता हूं मैं नियरेस्ट होल नंबर में तो ये हो रहा है 2। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। इसके बाद जो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का हमारा स्टेप है वो ये है कि इसमें ये जो 3 आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के, इसमें जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे 2 ठोका, मतलब कार्बन का और क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स सेम भी है और सबसे छोटा भी है, मतलब कि हाइड्रोजन से छोटा भी है। तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है इससे हम बाकी सबको डिवाइड करेंगे। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें रिजल्ट मिलने वाला है ये 2, ये मिलेगा 1 और अगेन ये मिलेगा 1। तो अब जो हमारा एक्चुअली में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये आ रहा है 2:1:1। तो हम ये देखेंगे कि 2 किसका है, 2 आया हाइड्रोजन का, 1 किसका किसका है, क्लोरीन का और Cl का। तो हमारा जो कंपाउंड है एक्चुअली में मेरा कंपाउंड होगा, देख लो क्या बनना चाहिए, आपको क्या लगता है, C1H2, ये देखो 2 और Cl1। तो क्या है ना कि 1 को हम नहीं ही लिखते हैं कहीं पे भी, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, स्कूल की बात हो, बहुत बड़े ग्रेजुएशन मास्टर्स की बात हो, कहीं नहीं लिखते, हम 1 के जगह पे उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो CH2Cl ये हमारा फॉर्मूला डिफाइन हुआ यहां से। तो ठीक है, ये बड़ा ही इजी था। इससे जुड़ा हुआ और प्रॉब्लम्स आप ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे दोबारा पूछिए, बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा इजी टॉपिक वगैरह कहीं कुछ नहीं है यार, सब हल हुआ है। सब जो हेडेक लेकर के चलते होने की क्या सर ये तो बहुत ऐसा है वैसा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस आपको अपने दिमाग को, अपने मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे एक सिक्का होता है ना, तो एक सिक्के में अगर आप देखो इधर से तो आपको हेड्स दिखाई देगा और दूसरी तरफ से देखोगे तो टेल्स दिखाई देगा। है क्या, वो सिक्का ही है। उसी तरीके से ये है क्या, मतलब आप देख रहे हो, आपका नजरिया दूसरा है देखने का, आपको आप देख रहे हो तो टफ नजर आ रहा है, ठीक है। अरे उसको दूसरे तरीके से, अगर टफ नजर आ रहा है तो सर घुमा करके ऐसे देखना है, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये तो बड़ा ही ईजी है, ठीक है। तो आज का हमारे वीडियो में टॉपिक नंबर 1.8 और 1.9, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अब इसके बाद हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे और बस, ठीक है। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए।